everyone, welcome back to my YouTube channel वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो जाओ यार, क्योंकि आज का पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे तो कल का पार्ट भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, क्योंकि वांगशन के सीन्स तो उसमें भर भर के थे। आज भी आपको वांगशन देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वांगशन हमारे ट्रिप पर बिल्कुल अकेले हैं। अकेले में दुकेले होना तो बनता है। तो देखते हैं कैसे मज़ा आएगा इन दोनों की रोमांचक सफ़र पर, जहाँ पर विंग जो थोड़ा सा तो जॉली नेचर अपना दिखाने वाला है, पर वांग जी क्या वो विंग के नेचर में घुल पाएगा या अपने आप को बदल पाएगा, ये तो जानते हैं आज के एपिसोड में। चलिए फिर आज के एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में वांग जी सुबह सुबह उठ चुका है और वो अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुका है। बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा भरा हुआ है, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी वांग जी उस कोहरे में भी दौड़ता चला गया है। उसे इतना पता है, अगर हम 4 कदम आगे चलेंगे तो अगले 4 कदम का रास्ता साफ हो जाएगा, देखने लगेगा। इसी सोच के साथ वांग जी वॉक पर निकल चुका था। मॉर्निंग वॉक के बाद में जब वो वापस आता है तो देखता है पूरा महल अभी भी शांत है। सीसी उठी नहीं है। वांग जी को पता है सीसी सुबह लेट तक जगती रही होगी, वो भी विंग के साथ में। तो उसे इतना पता है कि अब तो वो उठने वाली नहीं है। पर वहाँ पर कोई दूसरा इंसान था जो आ गया। उसने कहा, यंग मास्टर आप जाग गए, आपने बताया नहीं, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आऊँ। वांग जी अपना सर हाँ में हिलाता है और वो इंसान वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं ये वही अल्फ़ा है जिसे कल रात को विंग ने हक किया था, गले लगा कर रखा था। वांग जी उसे जाते हुए देख रहा था, मतलब इस अल्फ़ा को। ये जो अल्फ़ा है वो किचन में जाता है और किचन में जा कर के बोलता है, ग्रैनी आपने क्या मास्टर के लिए कॉफ़ी बना दी है? ग्रैनी पीछे मुड़ते हुए कहती हैं, हाँ सिंचन बना दी है, तुम ले जा सकते हो। मैंने देख लिया था यंग मास्टर बहुत जल्दी जाग गए थे आज। वैसे हमारे वो मेहमान आज जागे नहीं हैं जो कल रात तक बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। मैंने सुना है कल रात उन्होंने गाँव वालों को डरा भी दिया, ये बोलते हुए कि उन्होंने भूत देख लिया है। सिंचन कहता है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने भूत किसे समझा था। ग्रैनी कहती हैं, किसे? सिंचन कहता है, हमारी यंग मास्टर को। यंग मास्टर उन्हें शायद रास्ते में मिले होंगे, अंधेरा होने की वजह से उन्होंने यंग मास्टर को भूत समझ लिया और इतनी ज़ोर से चिल्लाते हुए पूरे गांव को जगा दिया। सब लोग आकर के खड़े हो गए थे वहाँ। ग्रैनी हल्का सा स्माइल करते हुए बोलती हैं, ओह यंग मास्टर ने कुछ नहीं कहा। सिंचन कहता है, नहीं उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हाँ सीसी बहुत हंस रही थी और बहुत मजाक भी बना रही थी हमारे प्यारे मेहमान का। पर अब सब कुछ ठीक है, वो उनके साथ ही सो रही है, उन्हीं के कमरे में। ग्रैनी हैरान होते हुए बोलती हैं, उन्हीं के कमरे में? पर सीसी ऐसा क्यों कर रही है? उसे वहाँ नहीं सोना चाहिए, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था बेटा। सिंचन कहता है, मैं नहीं रोक पाया क्योंकि मैं यहाँ था ही नहीं। मैं तो गाँव में अपने गाँव वाले घर पर था, वहाँ जा कर के मैं कुछ शांति से पल बिता रहा था, पर सब कुछ बेकार हो गया। मुझे सुबह सुबह यहाँ आना पड़ा, ये सोचते हुए क्या पता मेरी बहन फिर से हमारे मेहमान को डरा दे। ग्रैनी हंस जाती हैं और सिंचन वहाँ से कॉफ़ी का मग उठा करके वांग जी को दे आता है। वांग जी के पास सिंचन खड़ा हुआ था। वांग जी कहता है, बैठो। सिंचन वहीं बैठ जाता है। सिंचन अपने हाथ में 2 कप लेकर आया था, एक वांग जी के लिए और एक खुद के लिए। वांग जी सिंचन से पूछता है, गांव की क्या हालत है? सिंचन कहता है, सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला है। सब लोग अपने काम पर जाते हैं, काम से वापस आते हैं, हल्की फुल्की खेती करते हैं और गांव का हर एक व्यक्ति अपना काम खुद से करता है। सब कुछ वैसा का वैसा है। बस हाँ, मंदिर की हालत थोड़ी सी ख़राब है। टेम्पल में पिछले बार अर्थक्वेक आया था हल्का सा, जिसकी वजह से जो स्टैचू था वो थोड़ा सा टूट गया है। उसे सुधारने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है और शहर से कुछ सामान और कुछ लोगों को बुलाना पड़ेगा जो उस मूर्ति को सुधार सकें। बस यही काम है, इसके अलावा और कुछ भी चीज़ गलत नहीं हुई है। वांग जी अपना सर हाँ में हिलाता है। फिर वांग जी पूछता है, तुम कल बाहर क्या कर रहे थे? सिंचन कहता है, वो मैं बस कुछ टाइम के लिए बाहर गया था। मुझे पता तो चल गया था कि आप आने वाले हो, पर बस मैं यूं ही बाहर था। क्या हुआ है? वांग जी पूछता है। सिंचन कहता है, कुछ भी तो नहीं, क्या होगा? कुछ भी तो नहीं। मैंने सुना है तुम शहर आए थे,
सिंचन कहता है, हाँ शहर आया तो था, मैं कुछ काम से आया था, अपने कुछ काम से, लेकिन फिर वो काम ठीक नहीं लगा तो मैं वापस गाँव आ गया, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि शहर में मेरे लिए, मेरे जैसे अनपढ़ और बेवकूफ़ लोगों के लिए कोई जगह होगी। वांग जी सिंचन की तरफ एकटक घूर कर देखने लगता है। वांग जी की उन आंखों का मतलब सिंचन समझ जाता है और फिर वो अपनी आंखों को नीचे झुकाते हुए बोलता है, मेरा मतलब गांव के लोग शहर के लोगों के तरह स्मार्ट नहीं होते ना, उन्हें अंग्रेज़ी के वो बड़े बड़े शब्द बोलना नहीं आते हैं, ना ही वो उनकी तरह कपड़े पहनने का सलीका सीख पाते हैं, बस इसलिए। वांग जी कहता है, तुमसे ये किसने कहा? सिंचन चुप हो गया, क्योंकि वो बताना ही नहीं चाहता है कि उससे ये सब कुछ किसने कहा। वो शहर गया था, पर उसके साथ जो व्यवहार वहाँ हुआ है उसके बाद तो वो बस वापस लौटने के अलावा कोई और रास्ता ढूंढ ही नहीं पाया। वांग जी सिंचन की तरफ देखते हुए पूछता है, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे ये किसने कहा? सिंचन अभी गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, वो मैं कुछ समय पहले शहर गया था, माँ के लिए और सीसी के लिए कुछ कपड़े और सामान खरीदने के लिए। पर मैं जहाँ सामान खरीदने के लिए गया था वो बहुत बड़ा मॉल था और वहाँ मुझ जैसे इंसानों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो मैंने बहस कर ली कि इंसान तो सब लोग हैं और पैसे, मैं तो पैसे देने के लिए तैयार था, पर उन लोगों ने मेरी बेइज्जती की। तो मुझे भी गुस्सा आ गया, तो मैंने भी बोल दिया, तुम लोगों के पास तो अकल ही नहीं है, तुम लोग इंसानों और इंसानों में फ़र्क करते हो, जबकि सब लोग तो एक बराबर होते हैं। वहाँ पे कोई था, मैं उसे नहीं जानता, पर उसने मुझसे कहा कि गाँव वालों की कोई इज़्ज़त नहीं होती है। यहाँ से हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर सिंचन था। सिंचन जो एक मॉल के बाहर खड़ा होकर के बहस कर रहा था और बोल रहा था कि इंसान और इंसानों में फ़र्क नहीं करना चाहिए, चाहे वो गांव से हो या शहर से, दोनों ही बराबर हैं, दोनों के पास पैसे हैं और मॉल को बस पैसे से मतलब होना चाहिए, बाकी लोगों से नहीं। और सिंचन कोई क्रिमिनल नहीं है जिसे बाहर रोका जाए, वो कोई मुजरिम थोड़ी है, किसी का मर्डर किया हो या फिर कुछ गलत काम किया हो, उसने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया है। सभ्य भाषा में सभ्य कपड़ों के साथ में वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उसके साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? पर सिंचन के इन सवालों का जवाब वहाँ पर खड़ा हुआ गार्ड नहीं देता है, बल्कि वहाँ पर जाने वाला एक और इंसान देता है जो वेल ड्रेस्ड अप था, जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे और दिखने में भी काफ़ी स्मार्ट दिख रहा था। वो एक ओमेगा था, जिसने सिंचन की तरफ देखते हुए कहा, क्लास, हम लोगों में क्लास का फ़र्क है। तुमने कहा ना तुम्हारे साथ इतना भेद क्यों किया जा रहा है, एंड वट एवर दैट भाव इज़, तो वो इसलिए है क्योंकि तुम अपनी क्लास देखो, तुमने किस तरह का ड्रेसअप किया हुआ है। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ड्रेसअप। आई मीन, मेरा मतलब है कि तुम्हें कपड़े पहनने का सलीका तो पता ही होगा। अगर तुम शहर में आए हो तो कम से कम शहर की तरह बनने की कोशिश तो कर सकते हो। तुमने वो कहावत नहीं सुनी है कि जैसा देश वैसा भेष, और आई होप तुमने ये सुना होगा क्योंकि ये गांव की ही कहावत है। जहाँ तुम जाते हो वहाँ वैसे बन के जाओ तो बेटर रहता है। तो तुम्हें शायद ये बात पता नहीं है। पता भी कैसे होगी, तुम तो शहर के लोगों को जानते ही नहीं होगे। ऑफ कोर्स गांव के लोगों के पास दिमाग नहीं होता है, वो अनपढ़ और गंवार होते हैं। उनके पास ना सोचने के लिए दिमाग होता है और न करने के लिए कुछ काम होते हैं, तभी तो वो हम लोगों के पास आकर हम लोगों के अंडर काम करते हैं। सिंचन को बहुत गुस्सा आया और उससे सिंचन की उस ओमेगा के साथ काफ़ी देर तक बहस होती रही। इन द एंड सभी लोगों ने उस ओमेगा को सपोर्ट किया क्योंकि वो उस ओमेगा को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और वो ओमेगा काफ़ी ज़्यादा रिच था। रिच लोगों की कुछ ज़्यादा ही वैल्यू है इस सिटी में। सिंचन जो वहाँ से उदास होकर वापस आ गया था। बैक टू प्रेजेंट, वांग जी जिसके हाथ में जो कॉफ़ी का मग था उस पर वांग जी की पकड़ तेज़ हो गई थी। वांग जी अपनी पैनी आंखों से सिंचन की तरफ देखते हुए कहता है, डोंट वरी, कौन सा मॉल था वो? सिंचन कतराता है, थोड़ा हिचकिचाता है ये बताने में कि वो कौन सा मॉल था, क्योंकि उसे पता है अगर उसने बताया तो वांग जी पक्का उस ओमेगा को ढूंढ निकालेगा। अगर उसने ऐसा कर लिया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर उस ओमेगा की खैर नहीं होगी, उस ओमेगा पर बहुत मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। इसलिए सिंचन पीछे हट जाता है। वो कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी वो बात तो बहुत पुरानी है, मैं तो भूल भी गया हूँ, और अगर अब मैं शहर आऊँगा तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तो फिर मुझसे कोई कुछ कह ही नहीं पाएगा। वांग जी अपना सर बस हाँ में हिला देता है।
सिंचन वांग जी से ठीक ठाक तरीके से बातें कर लेता है। वैसे बाकी सब लोगों के सामने वो वांग जी को यंग मास्टर कहता है, पर अकेले में वो उसे वांग जी ही कह के बुलाता है। वो इसलिए क्योंकि वो दोनों दोस्त हैं और वांग जी ने कहा है कि दोस्ती में बड़ा छोटा, अमीर गरीब या फिर ऊंच नीच जैसा कुछ नहीं होता है। दोस्ती सिर्फ बराबरी होती है। दोस्ती का मतलब ही बराबरी होती है। मतलब दो लोग अगर दोस्त हैं तो चाहे एक गरीब हो या अमीर हो, वो दोनों बराबर ही माने जाएंगे। इस हिसाब से सिंचन उसके बिल्कुल बराबर का है। खैर, वांग जी जो अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहा था, तब उसने देखा कि सीसी विंग के रूम से अपनी आंखों को मलते हुए बाहर आ रही है। सिंचन भी वहाँ देखता है जहाँ वांग जी देख रहा था। उसने देखा कि सीसी अपने आंखों को मलते हुए बाहर निकल रही है और उसके पीछे पीछे विंग भी अपनी आंखों को मलते हुए ही बाहर निकल रहा है। ऐसा लगता है कि दोनों अभी अभी सोकर उठे हैं। सीसी नीचे आते हुए बोलती है, मम्मा, हमारे गग के लिए चाय दो। नहीं नहीं नहीं, कॉफ़ी। गग, हम लोग कल भी साथ जाएंगे, हम लोग साथ में रहेंगे। विंग कहता है, सही है, साथ में रहेंगे। मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, आंखों में इतनी जलन क्यों हो रही है, पता नहीं। सिंचन धीरे से बोलता है, लगता है रात में सोए नहीं हो। विंग सिंचन की तरफ देखते हुए कहता है, कुछ कहा तुमने? सिंचन अब वहाँ से खड़ा हो जाता है, अपने कॉफ़ी के कप को वहीं रखते हुए बोलता है, आप कल सोए नहीं यंग मास्टर? विंग कहता है, नहीं सोए। सीसी इतनी दिलचस्प बातें करती है कि उसमें दिल लग जाता है। तो नींद कहाँ से आ सकती है, तो हम दोनों रात में सोए ही नहीं। ये सुनकर वांग जी जो कॉफ़ी पी रहा था ना, वो उसके गले में एक पल के लिए अटक सी गई थी और वो अपनी आंखें बड़ी करके बस विंग को देखे जा रहा था। विंग की आंखें अब हल्की हल्की खुलती हैं और वो वांग जी के चेहरे को देखता है। वांग जी के चेहरे को देख करके विंग थोड़ा कंफ्यूज था, तो वो कंफ्यूज लुक के साथ में ही वांग जी से पूछता है, क्या हुआ, क्या कुछ लगा है मेरे चेहरे पर? तुम इतना घूर रहे हो मुझे। सीसी, बहुत उबासियाँ आ रही हैं, कॉफ़ी लेके आओ यार, तुम अपने लिए भी लेकर आना। सीसी कहती है, गग। सीसी चलते चलते टेबल से टकरा जाती है, वो गिरते गिरते बचती है। विंग कहता है, संभल कर, एक काम कर, तुम मत जाओ, कोई और ले आएगा, तुमने कहा था ना और भी लोग हैं यहाँ पे, कोई और ले आएगा, चलो हम यहाँ बैठते हैं। सीसी को विंग खींचकर अपने पास सोफे पर बिठा लेता है। सिंचन तो बस देखता रहता है। सिंचन को बहुत खुशी होती है। शहर के लोग सारे लोग बुरे नहीं होते हैं। विंग कितना अच्छा है ना, उसने सीसी को अपने साथ अपने कमरे में भी रखा और अभी उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव कर रहा है। विंग ने सीसी को अपने पास बिठाया है। दरअसल सिंचन कुछ ज़्यादा सोचने वाला इंसान है, एक तरीके से ओवर थिंकर। उसके दिल में यह था कि कहीं सीसी के साथ में वैसा ना हो जैसा सिंचन के साथ हुआ। सीसी का दिल तो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाएगा। वो अपनी बहन को जानता है, उसे बहुत बुरा लगेगा। तो सिंचन इसलिए थोड़ा सा परेशान था, पर अभी उसने सीसी का वो खिलखिलाता हुआ चेहरा देखा ना, तो उसे बहुत अच्छा लगा और समझ भी आया कि विंग वैसा इंसान नहीं है। दूसरा विंग जो सीसी की तरफ देखता है, फिर वांग जी की तरफ, और वांग जी के हाथ में वो कॉफ़ी का कप देखते हुए कहता है, कितनी गलत बात है, तुम्हें कॉफ़ी मिल गई है पर मुझे क्यों नहीं मिली? जबकि ज़्यादा थका हुआ तो मैं हूँ। मुझे जहाँ तक याद है तुम तो कल सोने चले गए थे, पर हम दोनों ने तो रात में बैठ करके रात भर बहुत सारी बातें की हैं। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या बातें की हैं? विंग कहता है, अरे तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स नहीं है, किसी ओमेगा से उसकी बातों के बारे में पूछ रहे हो? कितनी गलत बात है, तुम्हें ऐसे नहीं पूछना चाहिए, है ना सीसी? सीसी विंग की तरफ देखते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। विंग कहता है, देखा मैंने सही कहा, हम लोगों से तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, कुछ रिस्पेक्ट दिखाओ। और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने और सीसी ने क्या क्या बातें की हैं? वांग जी विंग की तरफ देखते हुए पूछता है, तो फिर मैं तुम्हें अपनी कॉफ़ी क्यों दूं? विंग पहली बार वांग जी का इतना डिफेंडिंग आंसर सुन करके शॉक में था। वांग जी के आंसर के शॉक से विंग बाहर आया ही नहीं था, लेकिन उससे पहले ही सिंचैन उसे दूसरा झटका देता है। वो कहता है, वांग जी क्या हम दोनों बाहर घूमने चलें? मेरे हिसाब से हम लोग हमारे खेत में चलते हैं, वहाँ जाकर के ज़्यादा मज़ा आएगा। विंग कहता है,
तुम तुम इसे जानते हो? शिनचैन कहता है मेरा मतलब था यंग मास्टर यंग मास्टर। वांग जी कहता है तुम मुझे वांग जी कह सकते हो शिनचैन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शिनचैन अपनी ज़ुबान को काट बैठा था। उसने अपने दांतों तले अपनी टंग को कतर लिया था। लेकिन विंग जो शिनचैन की तरफ देखते हुए बोलता है तुम मुझे कुछ देखे देखे से क्यों लग रहे हो? ऐसा क्यों लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है? पर कहाँ देखा है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें कहीं तो देखा है, कहाँ देखा है? तभी सीसी कहती है गग्गा मैं याद दिलाने की कोशिश करूं? विंग सीसी की तरफ देखते हुए बोलता है हाँ बताओ। सीसी हल्का सा स्माइल करते हुए अपने भाई की तरफ देखती है। वांग जी जो सीसी को देख रहा था, ये लड़की कितनी ज़्यादा शैतान है वो जानता है। तो इससे पहले कि सीसी अपना मुंह खोले और कुछ बकवास सा बोले, वांग जी बोलता है कल रात। विंग कहता है हाँ? वांग जी कहता है कल रात तुमने इसे गले लगाया था। विंग ये सुन करके एकदम शॉक में था और वो शिनचैन को एकटक घूर घूर कर देखे जा रहा था। विंग अपनी जगह से खड़ा होता है और शिनचैन के पास आते हुए उसे गौर से देखते हुए बोलता है ओह तो ये वो है तो कल रात तुम थे वो? किसी को क्या सबको याद होगा कि कल मैं वांग जी से डर गया था उसे भूत समझ के? शिनचैन हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है सबको याद होगा कि तुम डर गए थे वांग जी को देखकर। विंग कहता है तुम भी मजाक मत उड़ाओ मेरा, वैसे ही बहुत एम्बारसिंग लग रहा है। लगता है पूरे गांव को पता होगा कि मैं डर गया था। अब मुझे लगता है सारा गांव मुझे चिढ़ाएगा, मुझे इस विलेज से चला जाना चाहिए। शिनचैन कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हें नहीं चिढ़ाएगा, सब लोग समझते हैं, ये बस कुछ समय के लिए था, तुम अचानक से डर गए, इसमें एम्बैरेस फील करने की कोई भी बात नहीं है। विंग पूछता है सच में कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा? शिनचैन कहता है कोई नहीं उड़ाएगा। वांग जी शिनचैन की तरफ देख रहा था। वांग जी की पकड़ उसके कप पर एक बार फिर कस गई थी और इस चीज़ को सीसी ने बहुत अच्छे से देखा था। सीसी वांग जी की तरफ देखती है और फिर अपने भाई और विंग की तरफ। विंग और शिनचैन आपस में बातें कर रहे हैं। विंग अपनी थोड़ी सी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है शिनचैन के साथ और शिनचैन बहुत ही पोलाइटली विंग के साथ में बिहेव कर रहा है। लगता है वांग जी को ये पसंद नहीं आ रहा है, जो कि सीसी समझ चुकी है। सीसी अपनी जगह से उठती है और वांग जी के थोड़े करीब पहुंचकर कहती है हम मास्टर क्या है आपको जलन हो रही है? वांग जी अचानक से घूरकर सीसी की तरफ देखता है और सीसी 2 कदम पीछे हटते हुए कहती है गग्गा हमारी कॉफ़ी आ गई है। पीछे से ग्रैनी उन दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आ रही थी, क्योंकि विंग का ऑर्डर है कि सीसी के लिए भी कॉफ़ी लाई जाए, तो उसके लिए भी कॉफ़ी आ गई थी। विंग और सीसी आपस में बैठ करके अपनी कॉफ़ी शेयर कर रहे थे। दूसरे वांग जी जिसकी नज़रें पहनी निगाहें सिर्फ विंग के ऊपर थी। विंग इतने अच्छे तरीके से हर एक अल्फा से बात करता है सिवाय वांग जी के। वांग जी से तो वो तीखी छुरी की तरह, एकदम कटारी की तरह बात करता है। वांग जी अपनी कॉफ़ी पी रहा था, विंग भी अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहा था, पर उसे अचानक कुछ आवाज़ें आती हैं। गग्गा आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? विंग सीसी की तरफ देखते हुए पूछता है। ये आवाज़ें तुम कर रही थी सीसी? सीसी कहती है कौन सी आवाज़ है गग्गा? मैं तो कॉफ़ी पी रही हूँ। विंग जो हंसने लगा। वांग जी के फेस पर भी एक छोटी सी स्माइल थी। सीसी की यही आदत है, हमेशा वो आवाज़ें करते हुए ही अपनी कॉफ़ी या चाय पीती है। सीसी कहती है आप लोग हंस रहे हो मेरी तरफ देखकर, क्या शहर में ऐसे कॉफ़ी नहीं पीते हैं? क्या वहाँ अलग तरीके से पीते हैं जैसे आप बिना आवाज़ किए पी रहे हो? शिनचैन अचानक से बोल पड़ता है हाँ सीसी ऐसे ही करते हैं, बैड मैनर्स, मैंने तुम्हें कई बार बताया ना, ऐसे मत किया करो, ये बहुत गलत बात है। तुम्हें लोगों के हर किसी के सामने ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, अच्छे से बिहेव किया करो। वैसे भी मेहमानों के सामने अच्छे से बर्ताव किया करो। विंग अचानक से शिनचैन को टोकते हुए बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपनी मर्जी की मालिक है, वो जैसे चाहे वैसे रह सकती है। और वैसे भी मैं यहाँ कुछ दिन के लिए आया हूँ, और रही बात वांग जी की, वो भी यहाँ कुछ दिन के लिए ही आया है। सीसी जैसे चाहे वैसे रह सकती है, पहले भी तो वो ऐसे ही रहती हुई आई होगी ना, तो मैं कोई ज़रूरत नहीं अपने आप को बदलने की। मैं मानता हूँ तुम्हें
आवाज़ करके बाहर नहीं पीने चाहिए। जैसे अगर तुम कहीं गई हो जिन्हें तुम नहीं जानती हो, जो लोग तुम्हें गलत बोल सकते हैं, उनके सामने तुम थोड़ा सा बनो, थोड़ा सा अलग दिखने की कोशिश करो तो चलता है। पर मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना सीसी, तुम तो मुझे गगा कहती हो, तो गगा के सामने क्या ही पर्दा रखना। तुम जैसे चाहे वैसे कॉफ़ी पियो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी, तुम भी उससे कुछ मत कहना, तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो तुम उठ करके बाहर जा सकते हो, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं होगी। वांग जी विंग की तरफ बस एक पक देखने लगता है, क्योंकि ये बात उससे आज तक किसी ने नहीं कही है। उसके घर से विंग उसे ही बाहर निकाल रहा है। वाओ, इंटरेस्टिंग। सीसी विंग से कहती है, नहीं गगा, मास्टर कुछ नहीं कहते हैं, वो तो अच्छे हैं। विंग कहता है, मास्टर, मुझे ये शब्द ही बहुत अजीब लगता है, तुम मुझसे भी गगा क्यों नहीं कहती हो। सीसी एक बार के लिए अपने भाई की तरफ देखने लगती है। सनचैन मना कर देता है, पर वांग जी कहता है, तुम बोल सकती हो। विंग कहता है, परफेक्ट, तुम उसे भी अब गगा कह के बुलाना। विंग कहता है, तो सीसी बोलती है, पर गगा तो मैं आपसे बोलती हूँ, इनसे कैसे। वांग जी कहता है, बोल सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीसी थोड़ा खुश हो गई, क्योंकि उसे परमिशन जो मिल गई है। वो हमेशा से वांग जी को गगा कह के बुलाना चाहती थी, पर हमेशा उसकी फैमिली मना कर देती थी। वांग जी के कई बार कहने पर भी उसकी फैमिली ने उसे अलाउ नहीं किया था, और वो सब लोग कहते हैं कि सीसी को वांग जी से दूर रहना चाहिए। असल में उनकी थिंकिंग ये है कि अगर कहीं किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में वांग जी को सीसी पसंद आ गई, तो वो सीसी की शादी वांग जी से करने के लिए मना नहीं कर सकते हैं, और ये उनके लिए सही नहीं होगा। एक तरीके से ये वैसा हो जाएगा कि उन्होंने नौकर होते हुए अपने ही मालिक को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। उनकी सोच हालांकि यहाँ पर गलत है, पर फिर भी वो सीसी को वांग जी से दूर रहने के लिए ही कहते हैं, और कोई अफवाह सीसी के बारे में ना उड़े, इसलिए वांग जी बहुत अच्छे तरीके से अपने उस कोल्ड नेचर को सीसी के सामने थोड़ा सा मेंटेन करके रखता है, ताकि सीसी उसके ज़्यादा करीब ना आ पाए। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि सीसी वांग जी से ज़्यादा डरती हो या अनकम्फर्टेबल महसूस करती हो। खैर, अभी विंग कहता है, मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊँगा। सिंचन, तुम कुछ कह रहे थे ना कि तुम कहीं जाने वाले हो, मैं भी साथ चलूँगा, आखिर मुझे भी इस गाँव को घूमना है, मैं यहाँ घर पे बैठने के लिए नहीं आया हूँ। वांग जी एक शब्द भी नहीं बोलता है, ना तो हाँ बोलता है, ना ही इनकार करता है। इसलिए विंग उठकर वांग जी के एक बहुत करीब बजाता है। वांग जी की तरफ झुकते हुए विंग कहता है, और तुम मना नहीं करोगे। वांग जी बस विंग की तरफ देखता है और अपनी एक आईब्रो उठाते हुए घूरता रहता है विंग को। विंग एक पल के लिए सकपका गया, क्या विंग ने इस इंसान को फिर से गुस्सा दिला दिया है। जैसे ही विंग को ये लगा ना, विंग का हाथ ऑटोमेटिकली अपने गाल पर चला गया, क्योंकि पिछली बार का थप्पड़ उसे याद है कितनी ज़ोर से मारा था वांग जी ने। वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है, उसे समझ आ गया था कि विंग क्या सोच रहा है। इस समय वांग जी को गिल्ट महसूस हुआ, तो उसने अपनी आंखें झुका लीं और विंग पीछे हट गया। अब यहाँ से हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। सब लोग फ्रेशन अप होकर के नीचे आ चुके हैं, जहाँ पर वांग जी, सिंचन, विंग और सीसी हैं। सब लोग घूमने के लिए जाने वाले हैं गांव में, वो भी बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े खेतों में, जो कि लांस के हैं। लांस के फील्ड जो कि पहाड़ से थोड़े नीचे है, क्योंकि पहाड़ पर हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है, और बर्फ़ में खेती करना बहुत मुश्किल काम है। उन्हें जो सब्जियां लगानी है उनके लिए हल्की धूप सेकना तो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए थोड़ा सा नीचे की साइड में काफ़ी बड़े इलाके में बहुत लंबी चौड़ी खेती की गई है, जहाँ पर बहुत सारे फल और बहुत सारी सब्जियां और काफ़ी सारे चावल भी उगाए गए हैं। और बहुत सारा खाना वैसे तो शहर से आता ही है हर महीने। तो विंग और वांग जी, साथ ही सीसी और सिंचन चारों निकल गए थे पैदल यात्रा पर। विंग चलते चलते थक गया, उसने कहा, मैं नहीं चल पाऊँगा, मुझे लग रहा है तुम लोग मुझे नीचे ही ले जाने वाले हो। उधर तो सीढ़ियाँ हैं, तो हम सीढ़ियों से नीचे क्यों नहीं गए। सिंचन कहता है, क्योंकि हम सीढ़ियों से सीधे नीचे पहुँचेंगे, वो भी वहाँ पर जहाँ से हम शहर जा सकते हैं, पर हमें तो फील्ड के पास जाना है, तो फील्ड में जाने के लिए तो हमें इसी रास्ते से जाना होगा। विंग कहता है, मैं पहाड़ उतर रहा हूँ, हाइकिंग कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, थक गया हूँ मैं, मेरे पैर दुख रहे हैं। वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है। सीसी जो कहती है, गगा अगर आप थक गए हो तो मेरे गगा आपको पीठ पे उठा सकते हैं, वैसे भी आप तो थक गए हो ना, वो आपको उठा करके नीचे तक छोड़ देंगे।
विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। विंग ने तुरंत मना कर दिया, पर सिंचन कहता है कोई बात नहीं विंग, तुम चल सकते हो। विंग जिसने सिंचन को कहा था कि सिंचन उसे विंग के करीब बुलाए, यंग मास्टर विंग मास्टर, उसे समझ नहीं आता है, बहुत अजीब लगता है। और विंग वैसे भी यहाँ का मेहमान है, तो विंग जो चाहे वो करवा सकता है। तो विंग चाहता है कि सिंचन उसे विंग कहकर बुलाए। सिंचन की बात पर विंग कहता है नहीं नहीं रहने दो सिंचन, बहुत अजीब लगेगा। सिंचन कहता है कुछ अजीब नहीं लगेगा, तुम्हारे अगर पैर दर्द कर रहे हैं तो तुम खुद को मत थकाओ, क्योंकि नीचे जाने के बाद भी हमें बहुत लंबा चलना है, तो तुम मेरी पीठ पर आ सकते हो, मुझे परेशानी नहीं होगी। वांग जी की नज़र सिंचन के ऊपर इतनी तेज़ थी जैसे कि वो अपनी आंखों से ही सिंचन को मार डालना चाहता हो। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था सिंचन के ऊपर। सिंचन ऐसे कैसे विंग को फोर्स कर सकता है। विंग कहता है नहीं नहीं रहने दो सिंचन, बहुत अजीब लगेगा। सिंचन विंग के पास आते हुए बोलता है कुछ अजीब नहीं लगेगा, तुम मेरे साथ चल सकते हो। वांग जी जल बुन करके राख हुए जा रहा था। वांग जी अपने आप से कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी विंग उसका ब्रदर इन लॉ है, जो चाहे वो करे विंग। विंग फिर वांग जी खुद से कहता है ऐसे कैसे जो चाहे वो करो, विंग उसका ब्रदर इन लॉ है, उसके भाई का हस्बैंड, ऐसे कैसे कोई और अल्फ़ा विंग को टच कर सकता है। और वैसे भी वांग जी किसी और अल्फ़ा पे ट्रस्ट कैसे कर सकता है, भले वो उसका दोस्त ही क्यों ना हो। अच्छे अच्छे लोग धोखा दे देते हैं। वांग जी का था कि विंग को वो टच कर सकता है क्योंकि वो अपने भाई का भाई है, मतलब सिंचन का ब्रदर है, पर सिंचन नहीं कर सकता। तो वांग जी विंग के पास जाते हुए बोलता है मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ। विंग कहता है मुझे नीचे उतरने में हेल्प चाहिए, तुमसे मार खाने में नहीं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। उसने क्या बोल दिया है फ्लो फ्लो में। वांग जी कहता है सॉरी। विंग कहता है कोई बात नहीं, नीचे चलते हैं। हाँ चलो, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ, मैं चल लूँगा। वैसे भी एक तरीके से ये ट्रिप ही है ना, तो ये हाइकिंग हो गई मेरी, मैं उतर लूँगा। जैसे भी ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, मुझे दिख रही है वहाँ से हरा हरा इलाका, वहीं तक जाना है ना सिंचन। सिंचन कहता है दिख तो रहा है, वहीं तक जाना है, ठीक है चलो। वांग जी को विंग ने मना कर दिया। विंग ने वांग जी की हेल्प को रिफ्यूज़ किया तो वांग जी को बुरा लगा। वांग जी अब पीछे पीछे चलने लगा था विंग के। विंग जो चल रहा था तो वांग जी की आंखें तो कहीं और ही जा रही थी। विंग के पीछे विंग ने एक टाइट जीन्स पहनी हुई थी, जिसकी वजह से विंग की बॉडी का स्ट्रक्चर और शेप काफ़ी अच्छे तरीके से विजिबल था। साथ ही विंग ने एक वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है, जिससे पसीने से पूरी तरीके से भीग चुकी है, क्योंकि वो लोग बहुत चल चुके हैं ना अब तक। वैसे तो ये बर्फीला इलाका है, पर इतना ज़्यादा चलने की वजह से विंग पसीने में तरबतर हो चुका है। और अभी वो ऊपर से काफ़ी नीचे तक आ चुके हैं, जहाँ से उन्हें हरी हरी घास का मैदान दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर धूप भी है, जिसकी वजह से विंग की पूरी बॉडी पसीने में लथपथ हो चुकी है और उसकी शर्ट उसकी बदन से चिपक चुकी है, जिसकी वजह से विंग के पीछे का बॉडी का पोर्शन काफ़ी हद तक रिवील हो रहा था, जो वांग जी को दिखाई दे रहा था। वांग जी न चाहते हुए भी विंग को घूरे जा रहा था। विंग चल रहा था और वांग जी की नज़र विंग के पीछे थी। वांग जी अपने आप को चांटा मारते हुए बोलता है क्या कर रहा है, नहीं देखना है, मैं ऐसी भी कोई हरकत कर सकता हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है द ग्रेट लैंड वांग जी ऐसा कुछ कर सकता है, छी। वांग जी खुद को ही बहुत कुछ सुनाया जा रहा था, लेकिन वांग जी की आंखें उसे धोखा दे रही थी, क्योंकि वो बार बार विंग के पीछे ही नज़र दौड़ा रही थी। विंग जैसे जैसे चल रहा था, उसकी बॉडी और भी अच्छे तरीके से मूव कर रही थी, जो वांग जी को अपनी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। इस चीज़ को सीसी बहुत अच्छे तरीके से देखते हुए जा रही थी। सीसी विंग के पास आते हुए बोलती है काका, मुझे लगता है वांग जी काका आप में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है। विंग कहता है बकवास मत करो, वो मुझ में इंटरेस्टेड किसी हाल में नहीं हो सकता। सीसी कहती है तभी तो आपको इतनी देर से घूरे जा रहे हैं। विंग ये सुनता है और थोड़ा रुक जाता है। वांग जी जो उसके पीछे पीछे आ रहा था वो भी रुक गया। जैसे ही विंग पीछे मुड़ता है, वांग जी अपनी गर्दन घुमा लेता है। विंग कहता है कहाँ देख रहा है, वो तो कहीं और देख रहा है, देखो। तुम भी यहाँ कुछ भी बोलती हो, वो कुछ देर के लिए मेरे ऊपर नज़र गड़ा सकता है, क्योंकि उसे शक है मेरे ऊपर। शक है गगा? विंग फिर कहता है हाँ शक है। और किस लिए शक है अब ये मत पूछना, चुपचाप चलो, वैसे भी तुम आफत की पुड़िया हो, कभी तो चुप रहा करो। ऐसा बोलते हुए विंग हल्का सा अपनी फिंगर से सीसी के सर पर मार देता है। सीसी अपने सर को सहलाते हुए बोलती है अय्या गगा, लगता है इसीलिए मारा है। अब अपनी ज़ुबान बंद रखो, अपनी आंखें सामने रखो और सीधे चलते रहो पूरे ध्यान के साथ। वैसे भी बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं मेरे पैर, हाँ
ऊपर से गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। वांग जी अब दोबारा विंग के पीछे पीछे देखने लगा था। सीसी की नज़र फिर एक बार वांग जी के ऊपर थी। वो देख पा रही थी कि कितनी बुरी तरीके से वांग जी विंग को घूरे जा रहा है। विंग इस बात से बेखबर नीचे की तरफ चल रहा है। दूसरी तरफ सिंचन जो सीसी को घूर रहा है कि सीसी बार बार वांग जी को क्यों देख रही है। सिंचन को लग रहा था कि सीसी को कहीं वांग जी पसंद ना आ गया हो। अगर ऐसा हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सिंचन सीसी के पास आते हुए बोलता है, सीसी तुम यहाँ मेरे पास चलो। सीसी को वो दूसरी तरफ खींच लेता है, इसलिए ताकि सीसी पीछे मुड़कर ना देख सके, और सीसी के कंधे पर हाथ रख देता है। विंग दूसरी तरफ अब सिंचन के पास में था, तो विंग सिंचन से कुछ बातें करते हुए चल रहा था, और वांग जी जो पीछे पीछे आ रहा था अब उसको बहुत बुरी तरीके से जलन होने लगी थी। इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से हो रही थी कि वांग जी अब अपने पैरों के नीचे पत्थरों को कुचलता हुआ आ रहा था। काफ़ी ज़्यादा पत्थरों को वो पैर से मारते हुए आ रहा था। वांग जी अपने आप को कूल करते हुए बोलता है, शांत शांत शांत, बुद्धम नमस्ते बुद्धम नमस्ते। काफ़ी ज़्यादा बुद्ध मंत्र मन में पढ़ने के बाद भी वांग जी की वो जलन कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लगता है कि आज तो वांग जी इस गर्मी से नहीं बल्कि विंग और सिंचन को साथ देखकर उस जलन से यहीं जल करके भस्म हो जाएगा। वांग जी और विंग अब फाइनली उनकी फील्ड में पहुंच चुके थे, जहां से सिंचन और सीसी आगे आगे चल रहे थे और वांग जी और विंग पीछे पीछे। वांग जी तो पहले से ही पीछे था, लेकिन विंग की अब हिम्मत नहीं थी और ज़्यादा चलने की। विंग जो चलते चलते अचानक से ही गिरने लगा था। वांग जी उसे पकड़ लेता है, उसे के शोल्डर से। विंग कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, यहीं रुक जाओ ना, क्या हम यहीं नहीं रुक सकते हैं? वो मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आसपास पानी भी नहीं है? ये दोनों कहाँ गए? विंग आगे की तरफ देखते हुए पूछता है। वांग जी कहता है, वो दोनों आगे निकल गए हैं। विंग कहता है, हमें छोड़कर? उन दोनों को पता है ना मैं उनके साथ हूँ, तो वो तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विंग को पहली बार अपना नाम वांग जी के मुंह से सुन करके अलग तरीके का सेंसेशन महसूस होता है। अब तक वांग जी विंग से बातें तो करता था पर कभी उसका नाम नहीं लेता था। पहली बार वांग जी विंग का नाम विंग कह के ले रहा है। विंग को अपनी तरफ घूरता हुआ पाकर वांग जी थोड़ा सकपका सा गया, अंदर से थोड़ा हिल गया था, क्योंकि जब से वांग जी ने विंग का नाम पुकारा है विंग बस वांग जी को घूरता ही रहा है, घूर रहा है घूर रहा है और घूर ही रहा है। वांग जी कहता है, क्या हुआ, तुम्हें ठीक नहीं लगा? विंग कहता है, नहीं नहीं, मुझे प्यास लगी है, आसपास पानी नहीं है। वांग जी विंग को वहीं पत्थर पर बिठाते हुए कहता है, मैं पानी लेकर आता हूँ। वांग जी वहाँ से निकल जाता है पानी लेने के लिए। विंग काफ़ी देर तक बैठकर वहाँ इंतज़ार करता है, लेकिन जब वांग जी नहीं आता है तो विंग वांग जी को देखने के लिए उसी दिशा में चला जाता है जहाँ पर वांग जी गया था पानी लेने के लिए। विंग जैसे इस रास्ते के बारे में और इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वो झाड़ियों से होते होते किस दिशा में निकल जाता है विंग को मालूम ही नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ वांग जी जो कुछ समय बाद पानी लेकर के उसी चट्टान पर वापस आता है जहाँ वो विंग को बिठा कर गया था, तो विंग वहाँ नहीं मिलता है। वांग जी सोचता है कि शायद सीसी और सिंचन वापस आए होंगे और विंग उनके साथ निकल गया होगा, इसलिए वांग जी भी सीधे सीधे जाने लगता है। जब वो सीसी और सिंचन के पास पहुंचता है तो वो विंग के बारे में पूछता है। सीसी और सिंचन कहते हैं कि उन्हें नहीं पता है, विंग तो उनके पीछे ही था ना। वांग जी फिर समझ जाता है कि विंग पता नहीं कहाँ चला गया होगा। इसके बाद उनकी मुहिम या कहो मिशन वी वुशान को ढूंढना चालू हो जाता है। वांग जी तो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, उन्हें ढूंढते ढूंढते काफ़ी लंबा समय निकल गया। दोपहर से शाम होने को आई थी, अंधेरा होने वाला था, लेकिन विंग का कुछ भी अता पता नहीं था। ऐसा लगता है कि विंग जैसे जंगल में कहीं गायब हो गया है। जंगल तो नहीं कह सकते, पर हाँ इस बड़े सी जगह पर जहाँ पर चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, कहीं खो गया है। ऐसा लगता है विंग कहीं मिलेगा ही नहीं। वांग जी, सीसी और सिंचन तीनों ढूंढ रहे थे विंग को। सीसी और सिंचन एक साथ थे और वांग जी अलग था। वांग जी ने कहा था कि अंधेरा होने पर सीसी को सिंचन वापस ले जाए। विंग को वांग जी ढूंढेगा। अंधेरा होने पर सिंचन सीसी से जिद करता है वापस चलने की, क्योंकि वो सीसी को इस जगह अकेला तो नहीं छोड़ सकता। सीसी कहती है, नहीं गगा, गगा यहाँ हमारी वजह से आए थे ना, वो पता नहीं कैसे होंगे, वो तो कल रात को डर भी गए थे। क्या होगा अगर वो फिर से डर गए तो? उन्हें डर लगा तो वो वहीं बेहोश ना हो जाए और फिर कोई जानवर उन्हें उठा के ना ले जाए। नहीं नहीं गगा, मैं नहीं जाऊँगी,
पर सिंचन के बार बार समझाने पर सीसी वापस चली ही जाती है। दूसरा वांग जी विंग को ढूंढ रहा था और बार बार विंग का नाम पुकार रहा था। आज वांग जी जैसे सब कुछ भूल गया था। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ जैसे कहीं गायब सा हो गया है, क्योंकि उसे विंग के अलावा और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, दिमाग में आ ही नहीं रहा था। वांग जी विंग का नाम पुकारे जा रहा था। विंग 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 चिल्लाते हुए वांग जी पूरी जगह पर घूम रहा था। उसके पास जो कुछ भी सामान था वो उसने बहुत पहले ही वहीं पर छोड़ दिया था, सिंचन और सीसी के पास में। वांग जी के हाथ में बस एक टॉर्च थी, जिसे जला करके वो अंधेरे में चारों तरफ विंग का नाम पुकारते हुए विंग को ढूंढ रहा था। दूसरा हम देखते हैं विंग का सीन, जहाँ पर विंग जो एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, उसे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लगता है विंग को कि कहीं वो कल रात वाला घोस्ट उसे आकर के यहाँ से पकड़ के ही ना ले जाए। बहुत डर लग रहा है विंग को। विंग यहाँ क्यों आ गया? हर बार हर दिन पहले दिन के साथ ही उसके साथ हमेशा से कुछ गलत होता जा रहा है। आज भी उसके साथ कुछ ना कुछ बुराई हो गया है। जब भी वो वांग जी के पास होता है, क्यों कुछ ना कुछ उसके साथ बुरा क्यों हो जाता है? कल भी वांग जी उसके पास था और विंग डर गया था। आज भी वांग जी उसके साथ था और देखो वो कहाँ खो गया। हालांकि गलती इसमें दोनों बार ही विंग की खुद की है, क्योंकि विंग कल रात को वांग जी को ढूंढने के लिए बाहर निकला था और आज वो खुद वांग जी को बिना बताए उसके पीछे पीछे आ गया था। विंग को वहीं इंतज़ार करना चाहिए था, वांग जी तो वहाँ आ ही जाता। विंग पेड़ पर चढ़ करके बस इंतज़ार कर रहा था कि कोई उसे ढूंढ ले। एक तो उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि अंधेरी रात में कुछ उसे दिखाई भी नहीं दे रहा है। विंग जो पेड़ को पकड़ के बंदर की तरह उस पर लेटा हुआ था और बस इंतज़ार कर रहा था कोई उसे ढूंढ ले। वो बस इंतज़ार के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकता है। तब विंग को हल्की हल्की आवाज़ आने लगती है, जो कि उसी का नाम चिल्ला रहा था कोई। एक इंसान की आवाज़ और एक भेड़िए की आवाज़। शायद वो भेड़िया था या कुत्ता, पता नहीं कौन था, पर विंग को डर बहुत लग रहा था। विंग के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो चिल्लाए और आवाज़ लगाए वांग जी को। दूसरे वांग जी जिसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि अब उसे ढूंढते ढूंढते काफ़ी लंबा समय गुजर गया है। बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। सिंचन वापस भी आ चुका है विंग को ढूंढने के लिए। ये बात वांग जी को नहीं पता है। वांग जी को बस इतना पता है कि वो विंग को ढूंढ रहा है, वो भी अकेले। वांग जी इस पूरे जंगल में अकेला ही होगा। उसे तो वैसे भी अंधेरे से डर लगता है शायद, क्योंकि वांग जी ने पिछली बार देखा था विंग अंधेरे में कितना ज़्यादा डर गया था। लगता है पता नहीं विंग को क्या होगा, विंग डर के बेहोश ना हो गया हो। वांग जी के दिल में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। एक तो ये गाँव है जहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक जानवर भी रहते हैं, और ये तो खेत है, यहाँ पर तो बहुत सारे जानवर हैं। किसी जानवर ने विंग को पकड़ ना लिया हो, ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। विंग कहीं गिर ना गया हो, किसी गड्ढे में, किसी तालाब में, या किसी कुएं में, या किसी जगह पर वो फंस ना गया हो, किसी झाड़ियों में, किसी जाल में। ये सोचते हुए वांग जी का दिमाग ख़राब हुए जा रहा था, और वो बार बार विंग का नाम पुकारते हुए उस स्पॉट पर आ गया था जहाँ पर सच में विंग है। विंग अब हिम्मत करके आवाज़ लगाता है, वांग जी, वांग जी। वांग जी विंग की आवाज़ सुनता है हल्की हल्की सी, तो उसे थोड़ी सी उम्मीद की किरण नज़र आती है। वांग जी के दिल में अचानक से जान आ गई थी विंग की वो हल्की सी आवाज़ सुनकर। वांग जी कहता है, विंग, विंग तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो विंग? विंग कहता है, हाँ हाँ वांग जी विंग की आवाज़ को फॉलो करते हुए उसी पेड़ के बिल्कुल नीचे था। वांग जी पूछता है, तुम कहाँ हो विंग? क्या तुम किसी गड्ढे में गिर गए हो? वांग जी को आवाज़ आती है, पर उसके ऊपर से, जहाँ पर विंग कहता है, मैं ऊपर हूँ, पेड़ के ऊपर। मुझे बहुत डर लग रहा है, किसी को बताना मत, पर मैं अंधेरे से डरता हूँ। वांग जी कहता है, तो तुम नीचे आ सकते हो, तुम कहाँ हो, मुझे दिख नहीं रहे। वांग जी अपनी टॉर्च से ऊपर देखता है तो विंग उसे दिखाई देता है। विंग के साथ साथ उसे कुछ और भी दिखाई देता है, जिसे देखकर वांग जी अपनी टॉर्च को टाइटली होल्ड कर लेता है। वांग जी की आंखें एकदम वाइड हो गई थी। वांग जी का दिल तो एकदम रुक गया था। विंग के सर के बिल्कुल ऊपर कोई जानवर है, बहुत खतरनाक दिख रहा है। लगता है ये वो जानवर है जो पेड़ पर चढ़ सकता है। उसके लंबे लंबे दांत हैं। वो एक भेड़िया है, शायद भेड़िया जैसा दिखता है। वांग जी को बहुत डर लग रहा था विंग के लिए। वांग जी अपने मुंह से आवाज़ नहीं निकालता है, पर वो इशारों में विंग से कहता है कि विंग कूद जाए। विंग जो डरते हुए बोलता है, मैं नीचे कैसे उतरूँ, मुझे डर लग रहा है। वांग जी
विंग से कुछ बोल पाता उससे पहले ही विंग के शोल्डर पर अचानक से हल्का सा एक हाथ रखा होता है। जैसे ही वो टच विंग को महसूस होता है, विंग की पूरी बॉडी इतनी बुरी तरीके से स्टिफ हो जाती है कि कुछ सेकंडों की देर लगती है और विंग तुरंत के तुरंत नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते हुए विंग उस एक चीज़ को देखता है जो उसके सर के बिल्कुल ऊपर थी। उसे देखकर विंग का दिल तो रुक ही गया था और वांग जी विंग को झेल लेता है। जैसे ही वांग जी के हाथ में विंग आता है, वो जो जानवर था, मतलब वो भेड़िया, नीचे की तरफ कूदने लगता है। विंग से वांग जी कहता है, भागो। वांग जी विंग को नीचे उतारता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए टॉर्च जलाकर भागने लगता है। वो भेड़िया उनके पीछे पड़ा हुआ था। वांग जी और विंग सक पकाते हुए भाग रहे थे। वांग जी को पहली बार अपने दिल में ऐसा 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 डर लग रहा था जितना उसे आज तक कभी नहीं लगा। किसी मीटिंग में जाते हुए, किसी कंपनी के साथ डील करते हुए, या फिर अपना कोई प्रोजेक्ट लूज़ करते हुए भी, कुछ भी करते हुए उसे इतना डर नहीं लगा जितना डर, घबराहट और बेचैनी उसे आज इस वक्त हो रही थी। वांग जी और विंग दोनों बहुत तेज़ी की रफ्तार से भाग रहे थे। भागते भागते बहुत दूर तक आने के बाद भी वो भेड़िया उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। विंग के पैरों में न जाने कितने ही कांटे चुभ चुके थे, जिन्हें वो महसूस भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी के लिए तो जान बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विंग को बहुत डर लग रहा था। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के बहुत तेज़ी से भाग रहा था। वो लोग भाग रहे थे, भाग रहे थे, भाग रहे थे, भाग रहे थे और भाग रहे थे। बस कह सकते हैं कि उनका लक आज बहुत अच्छा था, क्योंकि सिंचन वहाँ था और वो अपनी बंदूक लेकर आया था। उस एक गोली से वो भेड़िया घायल हो गया। घायल हो करके वो वहाँ से भाग गया और विंग और वांग जी की जान में जान आई। जैसे ही वो भेड़िया वहाँ से भागता है, विंग और वांग जी जो एक दूसरे के हाथ को थामे हुए थे, वो अपनी तेज़ी से बढ़ती हुई धड़कनों को रोकने की कोशिश करते हैं और अपनी गहरी गहरी सांसों को थामने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे की तरफ देखकर विंग जो अपने आप को अब समेट नहीं पाता है और वांग जी को गले लगाते हुए रोने लगता है। वांग जी भी बहुत ज़्यादा डर गया था और वो खुद भी विंग को हग कर लेता है। सिंचन उन दोनों को देख रहा था, सिर्फ और सिर्फ देख रहा था। उसे पता है ये लोग कितना डर गए होंगे। ये बहुत खतरनाक सीन था, बहुत ज़्यादा खतरनाक एक इंसिडेंट था। वांग जी विंग को गले लगा करके उसे कंसोल कर रहा था और विंग रोए जा रहा था। उसे आज ऐसा महसूस हुआ एक पल के लिए कि वो बस मर जाएगा। विंग को मरने से डर नहीं लगता है, लेकिन तड़प तड़प कर मरने से बहुत लगता है। विंग बुरी तरीके से रो रहा था और कह रहा था, मुझे मरना नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। तुमने देखा वांग जी, वो कितना खतरनाक था। मैं घर जाना चाहता हूँ, ये बहुत खतरनाक जगह है। मैं नहीं रुकूंगा यहाँ, ये बहुत खतरनाक जगह है, बहुत खतरनाक जगह है। मुझे घर जाना है। वांग जी, घर चलो ना, घर चलो। अभी भी विंग ने वांग जी से अपने आप को दूर नहीं किया था। वांग जी को महसूस हुआ कि विंग अब चल बिल्कुल नहीं पाएगा, क्योंकि विंग के पैर पूरी तरीके से नम हो चुके थे। अब तक तो वो भाग रहा था, लेकिन अब पूरी तरीके से, एक तरीके से वो खुद को संभालने के लायक नहीं रहा, डर गया है। और होता है, इंसान जब अंदर से घबरा जाता है तो वो कुछ नहीं कर पाता है, पूरी तरीके से सकपका जाता है और जम जाता है। वांग जी विंग को अपनी गोद में उठा लेता है, विंग के पैरों को अपने एक हाथ में और उसके सर को अपने दिल से लगा करके उसे कंसोल करते हुए और अपनी बातों से यह अश्योर करते हुए कि विंग सेफ है, विंग को वापस लेकर आ रहा था। सिंचन वांग जी के साथ था और उसने पहली बार वांग जी का कोई ऐसा रूप देखा था जिसमें वांग जी किसी ओमेगा के लिए इतना प्रोटेक्टिव भी है और सॉफ्ट भी है। वांग जी विंग से कह रहा था, डरो मत विंग, मैं हूँ यहाँ पर। वो चला गया है, अब वापस नहीं आएगा। वो घायल हो चुका है, तुम पर हमला नहीं करेगा, मैं हूँ यहाँ। लेकिन विंग जो अपना सर बार बार ना में शेक कर रहा था, वांग जी कहता है, मेरी बात सुनो विंग, मैं हूँ यहाँ, चिंता मत करो तुम, वांग जी है यहाँ पर। विंग कहता है, नहीं, मुझे वापस जाना है, ये बहुत खतरनाक जगह है, मैं क्यों यहाँ हूँ, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मुझे वापस जाना है, वापस जाना है। ठीक है, हम वापस चलेंगे, तुम कहोगे हम कल के कल वापस चलेंगे, अभी रात हो गई है विंग, कल हम वापस चलेंगे, तुम्हें मैं सही सलामत घर पहुँचाऊँगा, तुम बस अपने आप को संभालो। वांग जी बहुत प्यार से विंग को हैंडल करते हुए उसे ले करके वापस अपने महल आ गया था। महल आते हुए वांग जी दरवाजे पर आता है और सीसी भागते हुए विंग के पास आती है और वो विंग की हालत देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। विंग जो काँप रहा था, पूरी तरीके से शेक कर रहा था, वांग जी विंग को लेकर के अंदर आता है और सोफे पर उसे बिठा देता है।
नैनी मतलब ग्रैनी एक चादर लेकर आती हैं जो विंग के ऊपर रैप कर देते हैं। और विंग जो काँप रहा था, वांग जी उसे गले लगाते हुए कंसोल करते हुए बोलता है, मैं हूँ विंग, तुम चिंता मत करो, कोई नहीं है, शांत हो जाओ। वांग जी स्वीट वर्ड्स बोलने की पूरी कोशिश कर रहा था। साथ ही सीसी विंग के बैग को सहला रही थी। वांग जी ने विंग को अपने गले से लगाया हुआ था, क्योंकि अभी वांग जी को बस इतना पता है कि उसे विंग को शांत करना है, किसी भी हालत में किसी भी तरीके से विंग को एक सहारा देना है। विंग जिसने अपना सर वांग जी की चेस्ट में रखा हुआ था और बहुत टाइटली वांग जी को होल्ड किया हुआ था। विंग की आंखों से अब आंसू आना तो बंद हो गए थे, लेकिन उसका कांपना बंद नहीं हुआ था। विंग बहुत बुरी तरीके से डर गया है। पर जो भी हो, पर विंग अब थोड़ा ठीक महसूस कर रहा था। वांग जी पानी मंगाता है और विंग को अपने हाथों से पिलाता है, उसके माउथ को भी वाइप करता है और फिर उसके फेस को सहलाते हुए बोलता है, तुम ठीक हो? विंग हल्का सा हाँ में अपना सर हिलाता है। वांग जी कहता है, सोना चाहोगे? विंग अपना सर ना में हिलाता है। विंग को पता है अगर वो सोया तो उसे नाइटमेयर आएगा। वांग जी विंग से कहता है, विंग यही सो सकता है। विंग को सोफे पर लिटाने के बाद में वांग जी अपनी गोद में विंग का सर रख देता है। विंग के ऊपर एक और ब्लैंकेट ला करके डाल देती है सीसी, और सीसी भी वहीं बैठ जाती है। सनचैन भी उस दिन कहीं नहीं जाता है, वो वहीं बैठा रहता है विंग के पास। विंग की आंखें बंद थी और वांग जी विंग के सर को सहला रहा था। सीसी विंग के हाथ को पकड़ के बैठी थी। सीसी की कब वहाँ बैठे बैठे नींद लग जाती है उसे पता नहीं चलता। सिंचैन भी अपना सर सोफे पर टिका कर सो जाता है और वांग जी सोफे पर बैठे बैठे विंग को कंसोल करते हुए, कंफर्ट पहुंचाते हुए, इसके सर को सहलाते हुए कब सो जाता है पता नहीं चलता है। लेकिन विंग अभी सोया नहीं था। विंग की आंखें बंद थीं पर उसकी नींद नहीं लगी थी। बार बार उसके उसके दिमाग में वही एक इमेज फ्लैश कर रही थी। बार बार उसे वही चीज़ दिखाई दे रही थी। वो एक भेड़िया जो उसके सर के बिल्कुल ऊपर था। बहुत खतरनाक सीन था ये उसके लिए तो, बहुत ज़्यादा। अब तक उसके दिमाग में बार बार फ्लैश कर रहा है। विंग के दिमाग में फिर वांग जी का इंसिडेंट आता है, कैसे वांग जी ने उसे बचाया। अगर वांग जी ना होता तो विंग आज जिंदा भी नहीं होता। विंग अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वो देख पाता है कि वांग जी वहीं सो गया है, अपने सर को हल्का सा सोफे पर टिकाकर, और विंग के बालों में वांग जी का अभी भी हाथ रखा हुआ है। वांग जी बहुत अनकंफर्टेबल होगा, फिर भी वो विंग को कंफर्ट करने के लिए वैसे ही सो गया है। विंग वांग जी को देखते हुए बस अपने मन में कहता है, ये नहीं हो सकता, ये बहुत गलत है। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरा इतना ख्याल रखने का। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे दिल को इतनी तेज़ी से धड़काने का। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे फीलिंग्स में डुबोने का। मुझे कोई हक नहीं है, मुझे भी कोई हक नहीं है ये सब कुछ महसूस करने का, इतना कंफर्ट में रहने का। शायद इसीलिए हमें एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे बुरे समय में वो हमें थाम लेता है। इसलिए नहीं क्योंकि सब लोग शादी करते हैं या सब लोग पार्टनर रखते हैं। पार्टनर की ज़रूरत होती है ताकि जब आप लो रहो तो वो आपको डाउन से अपर में लेकर आए। जब आप बुरा महसूस करो तो वो आपको ठीक फील कराने की कोशिश करे। वांग जी, तुम तो मेरे पार्टनर नहीं हो ना, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे बाद में हम दोनों को परेशानी हो। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, और अगर ऐसा ही रहा तो कहीं मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया तो और ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। बेहतर यही होगा कि मैं ये जो कुछ भी हो रहा है इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रोक दूँ। वैसे भी कुछ ही महीनों की बात है, फिर मैं और सचिन डाइवोर्स ले लेंगे और मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊँगा। विंग जब खुद से ये कहता है तो उसके दिल में एक अलग सा दर्द महसूस होता है और उसकी आंखों में आंसू फिर एक बार निकल आते हैं, भर आते हैं उसकी आंखों में, वो आंसू जो कुछ देर पहले बंद हो गए थे। वांग जी को जब महसूस होता है अपने हाथ पर कुछ गीला गीला सा, तो वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो देखता आता है कि विंग फिर से रोने लगा है। वांग जी विंग के आंसू को अपने हाथों से पोंछते हुए बोलता है, क्या हुआ, फिर डर लग रहा है? डरो मत, मैं यहाँ हूँ। देखो सिंचन भी यहीं पर है, सीसी भी यहीं पर है, सब यहीं हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ हैं। वांग जी की बातें आज बहुत स्वीट लग रही हैं विंग को। विंग कहता है, तो तुम यही रहना, वो फिर तो नहीं आएगा ना उस दरवाजे से? कहीं वो आ गया तो? वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है,
तुम्हें भरोसा रखना होगा मुझ पर। नहीं आएगा, वो यहाँ नहीं आएगा। आता है तो मेरे पास बंदूक है, देखो पास ही में रखी है। विंग को वांग जी अपने हाथ में वो बंदूक लेकर भी दिखाता है। तब जाकर विंग को थोड़ी राहत मिलती है। वांग जी को फिर विंग उसकी कमर से गले लगा करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी विंग के बालों में फिर एक बार अपने हाथों को फहराने लगता है ताकि विंग थोड़ा कंफर्ट महसूस करे और सो जाए। वांग जी को पता है उसने जो कुछ आज किया है वो बहुत ज़्यादा है और उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसे वांग जी ने क्रॉस कर दिया है, एकदम पार कर दिया है। पर वांग जी को समझ ही नहीं आया था कि वो उस समय और क्या करता, विंग को कंफर्ट पहुंचाता या अपनी उन कुछ सो कॉल्ड बाउंड्रीज में बंद करके रह जाता। अगर वांग जी ऐसा कुछ करता तो वांग जी खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता, क्योंकि हो सकता है इस ट्रॉमा की वजह से विंग को कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता या फिर वो भेड़िया कहीं विंग को कोई नुकसान पहुंचा देता। तो ये सोच कर ही वांग जी की पकड़ हल्की सी टाइट हो गई थी विंग के उस हाथ पर जिसे वांग जी ने पकड़ के रखा था बहुत सॉफ्टली। विंग को जब ये महसूस हुआ तो उसने अपने हाथ को थोड़ा हिलाने की कोशिश की। तब वांग जी को एहसास होता है कि वो कितनी बुरी तरीके से विंग को जकड़ रहा है। तब जा करके वो विंग को थोड़ा रिलीज़ करता है और विंग आराम से वांग जी की बाहों में सो जाता है। पर वांग जी अपने आप से कहता है, बहुत गलत किया है मैंने, बहुत गलत हो गया है, बहुत ज़्यादा गलत। वांग जी को पता है उसने अपनी जो सीमा रेखा है उसे लांघ दिया है, वो उससे बहुत आगे बढ़ गया है। अब लगता है उसे जितनी तेज़ी से हो सकता है उतनी तेज़ी से अपने कदमों को पीछे खींचना होगा, वापस आना होगा। वो अब और आगे नहीं बढ़ सकता। इससे आगे जाने की ना तो वांग जी के अंदर हिम्मत है और ना ही उसके पास इससे आगे जाने का कोई लाइसेंस है, मतलब कोई हक नहीं है उसको इससे आगे कुछ भी और करने का। बस दूर से वो एडमायर कर सकता है विंग को। वांग जी को पहले से पता है कि उसके दिल में विंग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, पर वो सॉफ्ट कॉर्नर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा वांग जी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। वांग जी को महसूस होने लगा है कि जो कुछ भी वो फील करता है ये वो एक सॉफ्ट कॉर्नर हम किसी के लिए रखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर है। पर असल में क्या है, असल में ये चीज़ क्या है, इसका नाम वांग जी को अभी भी नहीं पता है। और अगर पता ना हो तो ही अच्छा रहेगा। कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें छिपी रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर पता चल जाए तो बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं और वांग जी उस बर्बादी से बचने की पूरी कोशिश करेगा। अपनी भावनाओं को जितना हो सकता है उतना दबाएगा, दिखाएगा नहीं और वो विंग से भी दूरी बनाएगा। पर वांग जी फिर खुद से कहता है कि अब वो विंग से दूरी बना पाएगा जब विंग यहाँ रहेगा और इतनी बुरी हालत में रहेगा जो वो इतना डरा हुआ है, तो क्या वांग जी विंग को छोड़कर कहीं और जा पाएगा? वांग जी अपने सवालों में उलझ गया था क्योंकि इनका जवाब ना तो वो ये कह सकता है कि हाँ वो चला जाएगा, ऐसा नहीं कर सकता वांग जी, और ना ही वो ऐसा कह पा रहा था कि वो नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा करना विंग के करीब जाना होगा और विंग से दूर जाना अपने अपने आप को गिल्ट में डालना होगा। या कहूँ तो वांग जी सोच रहा है कि अगर वो विंग से दूर गया इस हालत में विंग को छोड़कर तो वांग जी खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा विंग को उसके बुरे समय में साथ ना देने के लिए। वांग जी खुद से कहता है कि अब जो भी हो देखा जाएगा, क्योंकि कल की बात है कल पर छोड़ दी जाए तो बेहतर है। वांग जी अपने आप को फिर वहीं पर खाली छोड़ देता है, एक तरीके से रिलैक्स छोड़ देता है, अपनी आंखों को बंद करता है और सोने की कोशिश करता है। पर लाख कोशिशों के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। सिन चैन जो काफ़ी देर से वैसे ही पोजीशन में लेटा हुआ था उसे भी नींद नहीं आ रही है। जब वो देखता है कि वांग जी इधर उधर हिल रहा है और थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है तो सिन चैन अपनी आंखें खोल लेता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जब देखता है कि सिन चैन जागा हुआ है तो वो पूछता है, तुम सोए नहीं? सिन चैन कहता है, नींद नहीं आ रही है। क्या ये ठीक है? वांग जी कहता है, पता नहीं, लगता तो है। सिन चैन कहता है, एक बात पूछूं वांग जी? वांग जी सिन चैन की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में देखने लगता है। शायद वांग जी पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि सिन चैन पूछना क्या चाहता है। वांग जी कहता है, अगर ये बात मुझसे रिलेटेड है तो पूछ सकते हो, अगर इससे रिलेटेड है तो मत पूछना। वांग जी विंग की बात कर रहा था। सिन चैन हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है, बात तुमसे और सीसी से रिलेटेड है। वांग जी कहता है, सीसी से? बोलो। सिन चैन कहता है,
क्या तुम सीसी को पसंद करते हो? वांग जी एकदम हैरान था, एकदम हैरान। सिंचन की तरफ देखते हुए वांग जी कहता है, क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरी छोटी बहन की तरह है और वो मुझसे बहुत छोटी है। सिंचन कहता है, हाश, मुझे लगा था कि सीसी तुम्हें पसंद करती है, कहीं तुम उसे पसंद ना करते हो। वांग जी कहता है, वो मुझे पसंद नहीं करती है। सिंचन कहता है, मैंने देखा था आज पूरे रास्ते वो तुम्हें घूरते हुए आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हें पसंद करती है, और सुबह भी वो तुम्हें कैसे देख रही थी, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। वांग जी कहता है, उससे एक बार बात करना, अगर ऐसा कुछ होगा तो वो तुम्हें बता देगी। सिंचन कहता है, उम्मीद यही है कि वो मुझे बता दे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ हमारी दोस्ती में कुछ भी मनमुटाव आए। सीसी एक छोटी सी नादान बच्ची है, वो अभी तक दुनियादारी नहीं समझती है, तुम समझते हो। सिंचन इस बात पर बस घूर कर वांग जी को देखने लगता है और कहता है, समझता हूँ क्या मतलब है, मैं एक समझदार इंसान हूँ। बिल्कुल, बेशक मैं सब समझता हूँ। इतना समझदार इंसान है जो एक ओमेगा से शहर में जा कर के बहुत सारी बातें सुनकर आ गया। सिंचन कहता है, वो बात अलग थी, दूसरी बात, वो ओमेगा बहुत खूबसूरत भी था, इसलिए मेरा मन ही नहीं किया कि मैं उसे कुछ सुनाऊं। वांग जी सिंचन की तरफ बस देखने लगता है। इसे वो ओमेगा खूबसूरत लगा, इसलिए सिंचन ने कुछ नहीं कहा कि ओमेगा के सामने जा करके सिंचन की ज़ुबान ही बंद हो गई थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। सिंचन जानता है इस सवाल का जवाब, उसकी ज़ुबान बंद हो गई थी उस ओमेगा के सामने। वो ओमेगा जो इतना हाई फाई दिख रहा था, मॉडर्न ड्रेस में, एकदम अनोखा तरीके से, मतलब शहर के इंसान होते हैं ना, आई कैचिंग, वैसा। इसलिए सिंचन की बोलती वहाँ बंद हो गई थी। पर विंग के सामने इसलिए खुली है क्योंकि विंग थोड़ा जॉली नेचर का है, ऊपर से खुद इनिशिएटिव ले करके विंग उनके तरीके से बातें कर रहा था। उसने ज़्यादा इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं की, उसी चाइनीज़ भाषा में बात की जिसमें सिंचन करता है। इसलिए सिंचन को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। पर वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था, एक तो अनजान जगह और अनजान लोगों के बीच में, अनजान शहर में, और एक अनोखे शख्स के सामने जो कि शहर से है और ख़ुद को ओवर कॉन्फिडेंट दिखाते हुए उस इंसान ने बहुत कुछ सिंचन को सुनाया, तो सिंचन की हिम्मत ही नहीं हुई कुछ और बोलने की। खैर, वांग जी ने सिंचन को चुप करा दिया है, क्योंकि वांग जी को सच में सीसी नहीं पसंद है। सीसी उसकी बहन जैसी है। अगर सीसी वांग जी को पसंद करती है तो वांग जी थोड़ी और दूरियां बना के रखेगा सीसी से, जितना हो सकता है उतना। वांग जी अब अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि ये सिंचन तो बंद होने वाला नहीं है, तो वह जब तक आंखें बंद नहीं करेगा सिंचन सोएगा भी नहीं। वांग जी की आंखें बंद होने पर सिंचन खुद भी वांग जी को देखता है और वहीं पर अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तुरंत ही वो उठ जाता है, क्योंकि वो सीसी को इस तरीके से यहाँ अकेले सोते हुए नहीं देख सकता। उसकी बहन को ठंड लग गई तो इसलिए सिंचन सीसी को अपनी बाहों में उठाते हुए वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है, वांग जी, वांग जी, वांग जी। अगर मैं जोर से चिल्लाया तो विंग जाग जाएगा। वांग जी अपनी आंखें खोल के बोलता है। सिंचन कहता है, मैं सीसी को उसके रूम में सुला रहा हूँ और मैं भी अपने रूम में सोने जा रहा हूँ। तुम चाहो तो विंग को भी उसके रूम में सुला करके अपने रूम में जाकर सो जाओ, वैसे भी ये सो चुका है। वांग जी अपना सर हाँ में लाता है। सिंचन वहाँ से चला गया, सीसी को अपनी बाहों में लेकर उसकी बहन को वो उसके कमरे में सुला देगा आराम से। वांग जी दूसरी तरफ सोच रहा था, क्या वो विंग को उसके कमरे में अकेला छोड़ दे? अगर विंग रात में डर गया तो पता नहीं क्या होगा फिर। वांग जी विंग को अकेला छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। एक तरीके से वांग जी अपने मन में ही उलझ गया था। दो तरीके के थॉट उसके दिमाग में चल रहे थे। एक बोल रहा था, वांग जी तुम्हें उसे उसके कमरे में सुलाना चाहिए, ये गलत है, तुम उसके साथ अब नहीं रह सकते, और अगर उसके कमरे में तुम उसे सुलाओगे तो ही बेटर रहेगा। दूसरी तरफ उसका दूसरा दिमाग बोल रहा था, नहीं वांग जी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम विंग के साथ उसके कमरे में नहीं रुक पाओगे, क्योंकि तुम्हारे और उसके बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां हैं। उन दूरियों को पार करने की हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है विंग के साथ इतना पास रहने का, इसलिए यहीं रहो। दूसरा दिमाग कहता है, क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए विंग को अनकम्फर्टेबल रख सकते हो? विंग देखो कितनी बुरी तरीके से काँप रहा है। उसे उसके कमरे में सुलाया, वो सो जाएगा और अच्छे से रहेगा। उसे कंफर्टेबल होते हुए नींद अच्छी आएगी। अगर यहाँ रहा तो उसकी नींद कई बार टूट जाएगी। वांग जी का दूसरा दिमाग बोलता है, क्या होगा अगर रात को उसकी नींद खुली तो, और तुम्हें उसके पास ना पा करके विंग ज़्यादा परेशान हो गया फिर? दूसरा दिमाग बोलता है, ऐसा कुछ क्यों होगा? विंग तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, तुम्हें उससे दूरियाँ रखनी चाहिए। वांग जी के दोनों दिमाग आपस में लड़ने लगे थे और वांग जी इन दोनों चीज़ों के बीच में पिससा रहा था। विंग को वो देखता है, विंग जो वांग जी के स्टमक को
अपने हाथों से रैप करके वहीं अपने अपने फेस को वांग जी के स्टमक की तरफ मोड़कर वांग जी के लैप में अपना सर रख करके ब्लैंकेट को ओढ़कर अच्छी तरीके से सो रहा था। विंग काँप नहीं रहा है। वांग जी अपने आप से कहता है, विंग अगर यहाँ से उठा अगर वांग जी विंग को यहाँ से उठाएगा तो विंग की नींद खुल जाएगी और फिर विंग सो ही नहीं पाएगा। विंग यहीं बैठा रहेगा अकेला, वो भी। इससे अच्छा है वांग जी बैठा रहे, थोड़ा अनकम्फर्टेबली सही, पर विंग सो तो पाएगा। इसलिए वांग जी अपने आप को समझाता है कि वो विंग के लिए कर रहा है जो कुछ कर रहा है और उसे चुपचाप अब सो जाना चाहिए। वांग जी विंग को देखता रहता है पर सोता नहीं है क्योंकि उसे नींद आती ही नहीं है। हेलो एवरीवन, वांग जी को तो नींद नहीं आएगी पर आप लोग सो जाइए। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा भी लगा हो ना लगा हो, पर जो भी हो आप लोग कमेंट करना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट बहुत कम आते हैं और मुझे इस बात से बहुत दुख होता है। आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगता है यार, लेकिन कम कमेंट्स आते हैं तो बुरा भी लगता है, इसलिए कमेंट्स भर भर के किया करो। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।